हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का सेशन में वेलकम है। सो गाइज, इस सेशन में हम बेसिकली बात करने वाले हैं एसएससी जेई के सारे शिफ्ट के जितने भी पेपर हुए हैं 3, 4, 5, 6 दिसंबर के, उनमें जो भी क्वेश्चन बच्चों को ऐसे लग रहे हैं कि सर इस पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो जो बच्चों ने मुझे क्वेश्चन भेजे हैं वो क्वेश्चन मैं यहाँ पर मैंने पुटअप किए हैं और मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन आपको करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पे नहीं करना चाहिए। सो सारे शिफ्ट का मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। 6 दिसंबर का मैंने ऑलरेडी कवर करके आपको दे दिया है, वीडियो आप देख सकते हैं। बाकी जो 3, 4, 5 दिसंबर है उसमें जो भी क्वेश्चन मुझे अभी तक बच्चों से मिले हैं उस पर मैं आपको बता दे रहा हूं कि कहां पर आपको ऑब्जेक्शन करना चाहिए, कहां पर नहीं करना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। ये क्वेश्चन पूछा, आप देख लीजिएगा कि कौन से शिफ्ट में आपकी ये क्वेश्चन आया है, आप अपने अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा प्रोसेस और इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है, प्रोडक्ट है और उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इनकरेक्टली मैच्ड है। आइए देखते हैं। तो यहां पर ज्वेलरीज आप सभी जानते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग से, स्लश कास्टिंग से बना सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। लार्ज डायमीटर की पाइप सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से बनाते हैं, ये भी आप जानते हैं, ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग इसके लिए यूज की जाती है। लार्ज बेल्स जो होती हैं वो लो मोल्डिंग टेक्निक से बनाते हैं, ये भी सही है। और बेल को बनाने में हम जो पैटर्न यूज करते हैं वो हम 2D पैटर्न यूज करते हैं, स्वीप पैटर्न बोलते हैं उसे। तो स्वीप पैटर्न एक ऐसा पैटर्न है जो 2D में होता है जिससे हम 3D शेप क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि हम बेल्स वगैरह बना सकते हैं। तो ये तीनों सही हैं। एल्यूमिनियम अलॉय जो पिस्टन है ये हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, देखिए डाई कास्टिंग तो होती है बट एल्यूमिनियम अलॉय के जो पिस्टन है या जो कार्बोरेटर हम बनाते हैं बेसिकली हम डाई कास्टिंग से बनाते हैं, बट वो ग्रेविटी डाई कास्टिंग हम यूज करते हैं। तो यहां पर ग्रेविटी डाई कास्टिंग होनी चाहिए, इस वजह से एसएससी ने यह आंसर दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए। अगला, विच प्रोसेस अचीव्स मैक्सिमम सरफेस हार्डनेस इन केस ऑफ स्टील। मैं वो सारे क्वेश्चन ले रहा हूं जो बच्चों ने मुझे एज अ डाउट भेजे हैं, ठीक है। देखिए, साइनाइडिंग, कार्बोराइजिंग, फ्लेम हार्डनिंग और नाइट्राइडिंग। अगर आपने विकर हार्डनेस नंबर पढ़ा होगा तो विकर हार्डनेस नंबर में आप ये भी जानते हैं कि जब हम विकर हार्डनेस नंबर से हार्डनेस मेजर करते हैं तो साइनाइडिंग में जो हार्डनेस आती है, अगर मैं VHN में बात करूं विकर हार्डनेस नंबर में, तो ये लगभग 900 VHN के अराउंड आती है, ठीक है। कार्बोराइजिंग में ये अराउंड 800 VHN आती है और नाइट्राइडिंग में सबसे मैक्सिमम आपको मिलती है 1000 से लेके 1100 VHN विकर हार्डनेस नंबर के अराउंड आपको यह हार्डनेस मिलती है, ठीक है। तो इतनी हार्डनेस आपको मिलती है, यानी कि सबसे सही आंसर यहां पर नाइट्राइडिंग ही है, तो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चलिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पिक अप द स्टेटमेंट दैट डजंट होल्ड ट्रू अबाउट हाइड्रोलिक टरबाइन। हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो आपको बताना है, जो इनकरेक्ट है वो आपको बताना है, ठीक है। अब बच्चे ने आंसर यहां पर किया बल्ब टरबाइन एक कैपलन टरबाइन है, बच्चे को लगा ये आंसर गलत है, बट ये आंसर गलत नहीं है। बल्ब जो टरबाइन होती है वो एक तरह की वो कैपलन का ही एक वर्जन होती है। बल्ब जो टरबाइन होती है वो एक कैपलन का ही वर्जन होती है, कैपलन के ही आप उसको एक टाइप बोल सकते हैं बल्ब टरबाइन को। तो ये कोई अलग टरबाइन नहीं है, यानी कि ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अब यहां पर देखिए, अ टरबाइन विथ 100% रिएक्शन विल नॉट ट्रांसफर एनी एनर्जी, ये बात गलत है। अगर किसी टरबाइन में 100% डिग्री ऑफ रिएक्शन है, जैसे हीरोज टरबाइन, तो क्या उससे कोई एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा? बिल्कुल ट्रांसफर होगा। मूविंग ब्लेड में प्रेशर का ड्रॉप होगा, फिक्स ब्लेड में नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। Which of the following pick up the which of the following statement does not hold true about hydraulic turbine? इसमें लिखा है जिस टरबाइन में 100% रिएक्शन होगा वो ट्रांसफर नहीं करेगी एनर्जी, ये बात बिल्कुल गलत है। वो एनर्जी को ट्रांसफर करेगी, जैसे हीरोज टरबाइन, ठीक है। अगर एनर्जी ट्रांसफर ही नहीं करेगी तो टरबाइन किस बात की है? तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन आपको नहीं करना है। बाकी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जो बल्ब टरबाइन है वो कैपलन टरबाइन का ही एक टाइप होती है, एक्सियल फ्लो टरबाइन होती है। स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग आर ऑल्सो नोन एज। अब बहुत सारे बच्चे इस पे डाउट में हैं कि सर इसे स्लीप बियरिंग बोलते हैं या प्लेन बियरिंग बोलते हैं, किस कैटेगरी में आती है? तो जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है इसको हम प्लेन बियरिंग की कैटेगरी में रखते हैं। मैं आपको यहां पर दिखा दे रहा हूं, टेक्स्ट बुक मशीन डिजाइन की है और ये RS खुरमी जेके गुप्ता की है, जहां से क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए यहां पर कि जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग होती है, यहां पर इसमें लिखा हुआ है ऑल्सो नोन एज प्लेन बियरिंग। क्या लिखा हुआ है? प्लेन बियरिंग। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको इस पर कोई ऑब्जेक्शन करना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर है एसएससी का। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन लॉस इन रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ड्यू टू। मतलब रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में मेजर लॉस किसकी वजह से होता है? यहां पर बच्चे ने आंसर लगा दिया सिलेंड्रिकल लीकेज, सिलेंडर का लीकेज, लेकिन ये नहीं है। इससे ज्यादा लॉस होता है री एक्सपेंशन ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम। पहले आप इसका मतलब समझिए कि री एक्सपेंशन ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि चाहे आईसी इंजन हो या रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर हो, जब कंप्रेसर से एयर डिस्चार्ज होती है या
आईसी इंजन में जब एग्जॉस्ट हो जाता है उसके बाद क्लियरेंस वॉल्यूम में कुछ एग्जॉस्ट गैसेस बच जाती हैं। अगर ये कंप्रेसर है तो कुछ एग्जॉस्ट एयर बच जाएगी, कुछ क्लियरेंस एयर बच जाएगी। तो वो एयर जो बचेगी क्लियरेंस वॉल्यूम में वो एक्सपैंड करेगी। कहां क्या करेगी? एक्सपैंड करेगी। जब एक्सपैंड करेगी तो पिस्टन को पुश करेगी, पिस्टन कहां जाएगा? स्वेप्ट वॉल्यूम में, एंड जो क्लियरेंस एयर है वो भी स्वेप्ट वॉल्यूम में आ जाएगी। अगर क्लियरेंस एयर स्वेप्ट वॉल्यूम में आ जाएगी तो जो नई एयर आएगी वो कम एंटर करेगी, यानी कि जो स्वेप्ट वॉल्यूम, जो नई एयर एंटर करेगी एक्चुअल वॉल्यूम एयर का वो कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले से ही क्लियरेंस एयर है। तो ये वही उसी की वजह से लॉस हो रहा है, बिकॉज एक्चुअल वॉल्यूम जो एयर का आ रहा है अंदर वो कम आ रहा है, क्योंकि स्वेप्ट वॉल्यूम में ऑलरेडी क्लियरेंस एयर जा चुकी है। री एक्सपेंशन ऑफ द क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम में जो एयर बची है ना वो फिर से एक्सपैंड कर रही है और स्वेप्ट वॉल्यूम एंटर कर रही है, इसलिए स्वेप्ट वॉल्यूम में स्पेस कम बच रहा है और एक्चुअल एयर कम आ रही है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इससे एक लॉस हमको मिलता है क्योंकि एक्चुअल एयर कम आ रही है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है यहां पे। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, इसको हम एक बार कंसीडर कर सकते हैं। बॉयलर शेल जिसका इंटरनल डाया 2000 mm और प्लेट की थिकनेस 15 mm है, इट इज सब्जेक्टेड टू एन इंटरनल प्रेशर ऑफ 4 मेगापास्कल। द ज्वाइंट एफिशिएंसी 90%, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपसे लॉन्गिट्यूडनल की बात कर रहा है। अब ये भी आप जानते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, अब यहां पर बॉयलर की जो थिकनेस है वो कितना दिया हुआ है? 15 mm, और जो डाया है बेटा वो कितना दिया हुआ है? 2000। तो अगर मैं टी बाई डी का रेशियो निकालूं, अगर मैं टी बाई डी का रेशियो निकालूं तो ये लेस देन 1/20 आएगा। इसका मतलब थिन सिलेंडर है ना, क्योंकि थिन सिलेंडर के लिए क्या होता है, कंडीशन होती है टी बाई डी जो है वो 1/20 से कम होता है। अगर इससे ज्यादा होगा तो हम थिक बोलेंगे, अगर इससे कम है तो हम थिन बोलेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 15/200 बहुत कम आएगा, 1/20 से बहुत कम आएगा, इसका मतलब थिन है। अब अगर ये थिन है तो हम लॉन्गिट्यूडनल कैसे निकालेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे? हम यहां पर निकालेंगे लॉन्गिट्यूडनल, निकालेंगे PD/4T से। अब चूंकि यहां पर ज्वाइंट की एफिशिएंसी भी गिवन है तो ज्वाइंट की एफिशिएंसी से यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस तरह से आंसर निकालेंगे सारी वैल्यू को पुट करके, तो आई थिंक आपका आंसर 148 के करीब आएगा, जो कि यहां पर आंसर नहीं है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल है तो यहां पर PD/40 आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर एसएससी ने शायद गलत दिया है। चलिए अगले पर आते हैं, कॉमन बॉन्ड फॉर डायमंड ग्राइंडिंग व्हील। डायमंड ग्राइंडिंग व्हील मतलब समझ रहे हैं कि ग्राइंडिंग व्हील है उसमें जो एब्रेसिव है वो कौन है? डायमंड है। अब डायमंड एक तरह का सुपर एब्रेसिव है, तो अगर हम देखें तो यहां पर मेटालिक बॉन्ड ही हम यूज करते हैं, हम यहां पर विट्रीफाइड बॉन्ड यूज नहीं करते। रेफरेंस में आपको दिखा दे रहा हूं, ये जो रेफरेंस है मैंने कई बार इस क्वेश्चन को क्लास में कराया है, आप में से बहुत सारे बच्चों ने देखा भी होगा। ये जो बुक है वो माइकल पी ग्रूवर की है, माइकल पी ग्रूवर की बुक है जिससे मैंने ये रेफरेंस निकाला है। तो आप यहां पर साफ साफ देख लीजिए, जो मेटालिक बॉन्ड है वो मेटल यूजुअली ब्रॉन्ज इज द कॉमन बॉन्ड मटेरियल फॉर डायमंड एंड सीबीएन ग्राइंडिंग व्हील्स। साफ साफ लिखा हुआ है कि डायमंड और क्यूबिक बोरॉन नाइट्राइड ग्राइंडिंग व्हील में हम मेटालिक बॉन्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द आर्क, बाय व्हाट इज द आर्क इन आर्क वेल्डिंग क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्क पीस। तो यार इलेक्ट्रोड और वर्क पीस के बीच में हम जो आर्क क्रिएट करते हैं ना, बेसिकली हम वो कॉन्टेक्ट रेजिस्टेंस की वजह से करते हैं। इलेक्ट्रोड को हम टच करते हैं वर्क पीस में, अब कांटेक्ट है, वहां पर एयर है, एक तरह से अगर आप देखें तो वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है और वहां पर हीट जनरेट हो रही है। तो आंसर यहां पर दोनों सही है, वोल्टेज भी सही है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी सही है। बट यहां पर एसएससी ने सिर्फ वोल्टेज दिया है, कांटेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस क्वेश्चन को भी आप एक बार चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर कांटेक्ट रेजिस्टेंस भी सही है। आप कोई भी बुक उठाकर देख लें, आप कल्पक जियान भी उठाकर देख लें, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। देखो, क्योंकि वोल्टेज और करंट ये तो प्राइमरी सोर्स है यार, जो आर्क जनरेट हो रही है, प्रिंसिपल ऑफ आर्क जो जनरेशन है वो कैसे हो रहा है? आप इलेक्ट्रोड को टच कर रहे हैं वर्कपीस में और वहां पर आर्क जनरेट हो रही है ड्यू टू कांटेक्ट रेजिस्टेंस। तो ये भी सही है। तो अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप ये चैलेंज कर सकते हैं और मुझे जो लग रहा है एक क्वेश्चन आप ये कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल फॉर 24 mm डाया। मतलब जो रिवेट है, रिवेट आपसे पूछा है व्हाट शुड बी द डायमीटर ऑफ द रिवेट होल फॉर अ रिवेट ऑफ 24 mm डाया। रिवेट की जो डाया है वो 24 mm है। रिवेट हम किससे बनाते हैं? माइल्ड स्टील से जनरली बनाते हैं, आप कॉपर से, एल्यूमिनियम से भी बना सकते हैं। ये मैंने आपको 6 तारीख में क्वेश्चन आया था, वो वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने उस पर पूरे ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताए हैं। बट रिवेट नॉर्मली हम किससे बनाते हैं? लो कार्बन स्टील जैसे माइल्ड स्टील से। क्यों? क्योंकि हमको स्ट्रेंथ भी चाहिए, तो माइल्ड स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, तो इस वजह से हम माइल्ड स्टील का रिवेट बनाते हैं।
तो यहां पर अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन को भी मेरे अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो इसी रेफरेंस के बेस पे चैलेंज कर सकते हैं। वो क्यों? एसएससी ने आंसर दिया है यहां पर कितना, 25, कितना दिया है 25, और मुझे लगता है कि ये आंसर भी गलत है, 25 नहीं होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए 25.5। यहां पर टेक्स्ट बुक मशीन डिजाइन की है, आर.एस. खुरमी, जेके गुप्ता की है, अगर आप चाहें तो चैलेंज कर सकते हैं। साफ साफ देखिए यहां पर वैल्यू लिखा हुआ है, अगर डायर रिवेट की आपको गिवन है 24, तो जो होल की साइज है वो 25.5 mm होगी। हालांकि इसमें आंसर नहीं है 25.5, तो अगर आप चाहें तो इस बेस पे भी इसको दिखा सकते हैं। ठीक है, अगला, हॉट एक्सट्रूजन इज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। हॉट एक्सट्रूजन से बेटा हम क्या बनाते हैं? हम कर्टन रॉड ऑफ एल्यूमिनियम बनाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 है। इससे हम छोटी छोटी ट्यूब्स बना सकते हैं, लेकिन हम बड़ी साइज की पाइप नहीं बना पाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ऑप्शन नंबर, ये स्टेटमेंट नंबर 4 भी सही है, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टील की पाइप फॉर डोमेस्टिक वाटर सप्लाई आप ये भी नहीं बना पाएंगे इससे। ठीक है, आप इससे ये भी नहीं बना पाएंगे। जो स्टील की पाइप है उसकी थिकनेस भी चाहिए आपको डोमेस्टिक वाटर सप्लाई के लिए। और लार्ज डाया पाइप फॉर सिटी वाटर मेन्स, सिटी वाटर मेन्स का मतलब शहरों में जो पानी की सप्लाई होती है, घरों में जो पाइपलाइन आती है, तो बेसिकली जिस पाइप से आती है, मेन पाइप से, उसको हम बोलते हैं सिटी वाटर मेन। ठीक है ना, तो उसकी थिकनेस भी ज्यादा चाहिए, डाया भी ज्यादा चाहिए। तो ये प्रोसेस हम बना सकते हैं, ये वाली पाइप हम बना सकते हैं। बेसिकली लार्ज पाइप हम किससे बनाते हैं? लार्ज डाया पाइप हम बनाते हैं सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से, और वो भी ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग से। तो आई थिंक यहां पर 4 नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 सही है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं कि आइसोक्रोनस गवर्नर इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब यहां पर देखिए एसएससी फिर से आपके साथ खेल गया, एसएससी ने लैंग्वेज ही चेंज कर दी। मतलब ये जो ऑप्शन नंबर बी और सी है, अगर आप देखें तो एक तरह से सेम लैंग्वेज है, बट एक्टिव पैसिव में लिख दिया उसने। यहां पर आइसोक्रोनस गवर्नर क्या होता है? आइसोक्रोनस गवर्नर वो होता है कि रेडियस गवर्नर की बढ़ रही हो या रेडियस घट रही हो, जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। रेडियस कोई भी हो, स्पीड क्या होगी? कांस्टेंट, स्पीड चेंज नहीं होगी। और इसी वजह से अगर आप देखें रेंज ऑफ स्पीड 0 होता है, देयर इज नो चेंज इन स्पीड। इसीलिए अगर आप देखें तो आइसोक्रोनस गवर्नर की जो सेंसिटिविटी होती है, एन मीन अपॉन n1 माइनस n2, मीन स्पीड अपॉन रेंज ऑफ स्पीड, सेंसिटिविटी वो क्या होती है? इनफाइनाइट होती है। आइसोक्रोनस गवर्नर की सेंसिटिविटी कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। हंटिंग लेवल 0 और सेंसिटिविटी इनफाइनाइट होती है। ये इनफाइनाइट कैसे आएगा? जब n1 बराबर n2 होगा सर, तभी तो यहां पर 0 आएगा, और n बराबर 0 कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि तब ये वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी। आइसोक्रोनस की सेंसिटिविटी इसीलिए इनफाइनाइट होती है क्योंकि रेंज ऑफ स्पीड 0 होता है। मतलब किसी भी रेडियस पर आप जाइए, कि स्लीप की कोई भी पोजीशन हो, वहां पर स्पीड चेंज नहीं होगी। तो एक सेम स्पीड फॉर ऑल स्लीप पोजीशन, ये बात भी सही है भाई। स्लीव की हर पोजीशन पर सेम ही स्पीड है। स्लीप कहीं भी जाए, रेडियस बढ़े या घटे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड कांस्टेंट रहेगी। अब ऑप्शन नंबर सी को देखिए, नो चेंज इन स्पीड फॉर एनी स्लीप पोजीशन। यार तुमने वही बात लिख दी घूम फिर के, एक तरह से आपने इसको रिफ्रेश कर दिया। अगर आप देखें तो डिस्टॉर्ट करके सेम वही चीज लिख दी आपने। तो मुझे लगता है कि एसएससी से ये वाले आंसर, ये ऑप्शन हमको नहीं देना चाहिए था। तो इस क्वेश्चन को भी आप एक बार बोल सकते हैं उनसे। ठीक है, इसको भी आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा रिफ्रेजिंग हुई है लैंग्वेज की। सेम लैंग्वेज को अलग लाइन से अलग मैनर में कंस्ट्रक्ट कर दिया, वर्डिंग सेम ही है, सेंस सेम ही निकल के आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपके चैलेंजेबल क्वेश्चन थे, जो आपको देखने चाहिए। आप इस पे कंसीडर कर सकते हैं, चूंकि आई थिंक लास्ट डेट शायद कल ही है आपकी, तो उससे पहले आप इस ऑब्जेक्शन को फाइल कर सकते हैं। अगर आप नहीं करेंगे तो हम लोग आपके बिहाफ पे खुद ही ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं, तो इस पे कोई डरने की बात नहीं है। एक बच्चे ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिया तो नंबरिंग सबकी काउंट होती है, तो हर एक इंसान को इंडिविजुअली नहीं फाइल करना है भाई। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिए। चलिए, तो बाकी आप देखें तो यहां पर मेरा वीडियो प्ले हो रहा है। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो एसएससी जेई का आपका सीबीटी 1 का रिजल्ट सबका लाइक आंसर की सबकी आ चुकी है। तो अगर आप अपनी रैंक चेक करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएं, रैंक प्रेडिक्टर, यहां पर टेक्स्ट बुक आपको सबसे सटीक एनालिसिस देगा। यहां पर आपको अपना एग्जाम डालना है, नाम, यूआरएल डालना है आंसर की लैंग्वेज कौन सा आपने सेलेक्ट किया था, कैटेगरी क्या है, ब्रांच क्या है आपका। आप अपनी रैंक और अपने मार्क्स यहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काम जरूर करिएगा। अगर आपको अभी भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ताकि मैं जल्दी जल्दी आपको वो बता सकूं। या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझसे पूछ लीजिए, राहुल मिश्रा सर टेक्स्ट बुक, मैं आपको वहां पर बता दूंगा। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा और भी कोई क्वेश्चन बचे हैं, तो मुझे जो लगा मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको जो लगे आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच, गुड डे, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।